सभी लोग के पास आवाज़ आ रही है क्या? अगर आवाज़ आ रही है तो आप लोग यस जल्दी से जल्दी लिख दीजिए ताकि आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। आज का क्लास भी ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो आवाज़ आ रही है कि नहीं सभी लोग कमेंट कर दीजिए। आवाज़ आ रही है कि नहीं सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से आ जाइए और सभी लोग टाइम पे आया कीजिए। क्लास स्टार्ट हो रहा है ताकि शुरू से आप लोग, नहीं तो बाद में अगर आप लोग सोचिएगा कि बाद में देख लेंगे तो ये ऐसे जो है नहीं होता है। तो चलिए आवाज़ आ रही है तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन निकाल लीजिए सभी लोग। देखिए कल जो है हम लोग बहुत कम क्वेश्चन कर पाए थे, इसलिए आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। तो इसीलिए आप लोग सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नंबर लिख लीजिए और उसके आगे आप लोगों का जो भी सही है गलत है वो आप लोग टोटल काउंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप लोगों का कितना सही है। जैसे कि ये कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, 8 नंबर पढ़ लिए थे। चलिए ठीक है सभी लोग को गुड इवनिंग। अब ये गुड इवनिंग बंद कीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, 9 नंबर से पढ़ लेंगे। इसलिए आप लोग 9 नंबर कॉपी पेन निकाल लिए हैं तो 9 नंबर देकर ऐसे डैश दीजिएगा और कितना ये सही आप लोगों का आंसर है तो सही कर दीजिएगा। 10 नंबर मान लीजिए है तो आपका गलत कर दीजिएगा। तो ऐसे काउंट करके जितना क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा ना तो उसको काउंट करके और लास्ट में सभी लोग को बताना है कि कितना आप लोगों का सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। आप लोगों का लास्ट में आंसर सबका चेक करेंगे किनका कितना आंसर सही हुआ है। इसीलिए आप लोग सभी लोग काउंट करके ज़रूर बताएंगे और सही से ज़्यादा सही आंसर देने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कल जो है हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ लिए थे तो इसलिए कम क्वेश्चन हो पाया था। आज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करें, ठीक है। आज कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आज हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है। जहाँ पे भी आप लोग समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कुल वृद्धि लगभग होती है, यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पूरे गर्भावस्था के दौरान रक्त में कितनी वृद्धि होती है, ठीक है। रक्त में वृद्धि होती है तो वो कितनी होती है, 100 ml, 2000 की, 150 की, 1500 की या फिर 500 ml। क्या होगा इसमें से राइट आंसर? सभी लोग जो है इसमें आंसर नहीं देंगे, अपने कॉपी में आंसर जो है लिखेंगे और फिर सही और गलत आप लोग बताएंगे कि आप लोग उसमें कॉपी में टिक लगा लीजिएगा कि आप लोग का सही ये आंसर हुआ है कि गलत, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 150 ml, यानी पूरे गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती स्त्री में पूरे 150 ml रक्त की मात्रा वृद्धि होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि रक्त की मात्रा में कुल कितनी वृद्धि होती है। तो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 1500 या फिर यानी कि 1.5 लीटर। अगर लीटर में देगा तो 1.5 लीटर दे देगा ऑप्शन में, तो आप लोग उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। किसको टिक कर लीजिएगा? 1.5 लीटर, ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा। अगर ml में दे रहा है, ml मतलब मिलीलीटर, तो उसको 1500 ml हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से पढ़ना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग जो है अपने कॉपी में आंसर लिखेंगे और लास्ट में काउंट करके बताएंगे कितना आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह हार्मोन जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की निरंतर गतिविधि के लिए आवश्यक होता है। देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग FSH, इसको शॉर्टकट में लिखता है FSH। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि FSH की गतिविधि के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है, यानी कि FSH को जो है
कौन कंट्रोल करता है या फिर इसके कारण से ये स्रावित होता है, तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से आप लोग बताइए कि FSH जो गति करता है यानी कि काम करता है, तो वो किस हार्मोन के कारण काम करता है। इसका आंसर जो है आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, 10 नंबर का हो जाएगा B। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो FSH जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही ये गति कर पाता है यानी काम कर पाता है। तो आखिर हम लोग जानेंगे FSH क्या है। तो आप लोग सभी को पता है, अभी बताएं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका फुल फॉर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे क्या हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। तो जो ये FSH हो जाएगा, वो FSH काम कर रहा है किसके कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये ओवरी से स्रावित होता है यानी कि अंडाशय से। ठीक है, कहाँ से स्रावित होता है, अंडाशय से स्रावित होता है। इसको इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और एक बात बता दें कि ये FSH कहाँ से स्रावित होता है, FSH जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि FSH का स्राव कहाँ से होता है। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो नोट कर सकती है कि FSH का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो हमेशा पूछता है एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है कि पीयूष ग्रंथि यानी इसको जो है हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड जो है हम लोग पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का एक और नाम, इसको पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पीयूष ग्रंथि बोलिए या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो दोनों नाम को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में दोनों नाम दे देता है। तो हम लोग यहाँ से क्या जाने, यहाँ पे आप लोग यही जानिए कि FSH को कंट्रोल कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ठीक है, कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और FSH का स्राव कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इसी पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन रिलीज होता है। कौन हार्मोन, FSH। ठीक है, FSH हार्मोन। तो ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि FSH स्राव होता है तो इसका काम क्या है, आखिर किसी चीज़ का सिक्रेशन हो रहा है, स्राव हो रहा है, वो हार्मोन है, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, उसका कोई ना कोई काम होगा। तो इसका काम ये है ना, देखिए ये FSH जो है ये ज़रूरी नहीं है कि केवल फीमेल में होता है, ये जो है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गोनेडियल है, गोनेडियल हार्मोन। गोनेडियल हार्मोन मतलब क्या, जनन अंगों से संबंधित जो भी होता है ना उसको गोनेडियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये गोनाड से संबंधित है यानी जनन से संबंधित है। तो जनन का काम तो दोनों में आता है, इसलिए ये मेल और फीमेल में दोनों में पाया जाता है FSH। लेकिन मेल में इसका अलग काम होता है, फीमेल में अलग काम होता है। ठीक है, किसका है, FSH का। किसका, FSH का। तो FSH का अगर हम लोग मेल में बात करें तो इसका काम क्या होता है, तो मेल में ये स्पर्म बनाने में हमारी हेल्प करता है। कौन, FSH। अगर हम लोग फीमेल की बात करें कि फीमेल में क्या काम करता है, तो फीमेल में यानी कि महिला में ये अंड जनन में मदद करता है, यानी कि अंडा बनने में, उसके विकास वृद्धि में। ठीक है, अंडा का वृद्धि और विकास में मदद करता है। कौन मदद करता है, FSH। ठीक है, तो चलिए एक बार और ओवरऑल बता देते हैं FSH के बारे में पूरा अच्छा से आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग को कुछ भी नोट करना है ना तो क्लास के बाद अच्छा से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी नोट कीजिएगा तो फिर जो है क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा।
क्वेश्चन कम कर पाएंगे, क्योंकि लिखवाएंगे तो धीरे धीरे लिखवाएंगे तो उसमें टाइम पास हो जाता है। इसीलिए आप लोग को अगर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आप लोग अभी भी लिख लीजिए या फिर क्लास के बाद भी उसको नोट कर सकती हैं, नहीं तो लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। कल ऐसे ही हुआ था, बहुत कम क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, लेकिन उसके अलावा हम लोग बहुत ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़े थे। वो 8 क्वेश्चन नहीं था, वो 8 क्वेश्चन के बदले हम लोग 80 क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एफएसएच के बारे में फिर से हम लोग जानेंगे कि एफएसएच को कंट्रोल कौन करता है। एस्ट्रोजन। जैसे आप लोगों को कौन कंट्रोल करते हैं? आप लोगों के मम्मी पापा, उन्हीं के बस में आप लोग रहते हैं, उन्हीं का आप लोग हर बात मानती है। जो वो लोग बोलते हैं वही आप लोग करते हैं, भले ही करें या नहीं, लेकिन ये बात फैक्ट है ना कि आप लोग उन्हीं का बात मानती हैं। तो वैसे ही जो एफएसएच है ना, वो एस्ट्रोजन का बात मानता है, यानी एस्ट्रोजन के कारण ही इसका लेवल कंट्रोल रहता है। यानी कि एफएसएच किसके कंट्रोल में रहता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कंट्रोल में करता है। भले ही एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? ओवरी से, यानी कि अंडाशय से स्रावित होता है, लेकिन एफएसएच कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का एक और क्या नाम है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अभी बताया है, पीयूष ग्रंथि का एक और क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप लोगों को याद है कि नहीं। बहुत सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सभी लोग का आंसर आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं, तो हमको अभी याद नहीं है, लेकिन आप लोग बोल रही हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि का क्या है? पीयूष ग्रंथि का नाम ही पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। चलिए, तो और क्या बोल रहे थे? हाँ, एफएसएच का काम क्या है? ये मेल में क्या करता है? स्पर्म बनाने का काम करता है, और फीमेल में क्या करता है? ये अंड बनाने में, यानी एग बनाने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको जूम कर देते हैं। चलिए, दिख रहा है आप लोग को क्वेश्चन? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान हार्मोन उत्पादन के पावर हाउस के रूप में कार्य करने वाली संरचना है। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो किस अवस्था में चली जाती है? गर्भावस्था में चली जाती है, ठीक है। किस अवस्था में चली जाती है? गर्भावस्था में चली जाती है। तो वही पूछ रहा है कि गर्भावस्था के दौरान हार्मोन उत्पादन के पावर हाउस के रूप में कौन कार्य करता है? यानी कि हार्मोन का पावर हाउस किसको बोलेंगे हम लोग? कार्पस ल्यूटियम को बोलेंगे, कि नाल को बोलेंगे, कि गर्भाशय को, कि स्तन को? तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी लोग राइट आंसर इसका बताएंगे। 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बहुत लोग का आंसर कार्पस ल्यूटियम आ रहा है, गर्भाशय आ रहा है, नाल आ रहा है, तीनों आंसर आ रहा है। तो तीनों आंसर कैसे होगा? देखिए, आप लोग तुक्का नहीं लगाइए, जिनको भी पता है वही लोग आंसर बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाल। तो देखिए, नाल जो होता है ना, उसको हार्मोन का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि हार्मोन का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो हम लोग नाल को बोलते हैं। नाल मतलब क्या? देखिए, गर्भनाल को बोल रहा है, ठीक है। किसको बोल रहा है? गर्भनाल को। देखिए, ये जो है बच्चा है, ये बच्चा हो गया, ठीक है। ये इसका मुंह हो गया, ये इसका पूरा बॉडी हो गया, और इससे इसके नाभि से क्या जुड़ा रहता है? गर्भनाल ही ना जुड़ा रहता है, और इधर यहाँ पे प्लेसेंटा रहता है, ठीक है। क्या रह गया? ये प्लेसेंटा। इसका हाथ पैर भी बना देते हैं। चलिए, हो गया। तो ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा और ये भ्रूण हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये भ्रूण हो गया। तो ये प्लेसेंटा और ये भ्रूण किससे जुड़े रहते हैं? नाल से ही जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसको गर्भनाल भी बोलते हैं। तो इसी गर्भनाल से क्या होता है ना, इसी गर्भनाल से ही
मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा हार्मोन जो होती अधिकतर हार्मोन नाल से ही स्रावित होता है। इसीलिए इस गर्भ नाल को हम लोग हार्मोन का पावर हाउस बोलते हैं। किसको बोलेंगे? हार्मोन का पावर हाउस बोलेंगे नाल को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। देखिए, सारा जो है ऑप्शन को डिफाइन करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे अब आगे कार्पस ल्यूटियम आएगा तो उसके बारे में हम बता देंगे, लेकिन जो भी इसमें ऑप्शन में अगर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके बारे में बता देंगे। कल ऐसे ही हुआ था, सारा जो है ऑप्शन डिफाइन कर रहे थे जिसके कारण बहुत कम क्वेश्चन हो पाया था। आज भी बता देंगे ऑप्शन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि जो क्वेश्चन यहाँ पे है उसको आप लोग को एकदम डिटेल में बताया जाएगा, उससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक एक करके सारा ऑप्शन अगर डिटेल में बताएंगे ना तो वो कल का हाल हो जाएगा। कल हम लोग केवल 8 ही क्वेश्चन कर पाए थे, तो इसीलिए हम लोग आज का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट रहेगा उसको बता देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग नाल तो पढ़ ही लिए हैं, कार्पस ल्यूटियम आगे आने वाला है। स्तन को तो आप लोग जानती हैं, गर्भाशय का बारे में भी जानती हैं, गर्भाशय के बारे में भी आएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन में अभी आएगा डिटेल में, तो वहाँ पर हम लोग जान लेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी क्या जाने कि हार्मोन का पावर हाउस किसे बोला जाता है? नाल को। आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा कि नाल को हार्मोन का पावर हाउस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए तो, ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, समझ में आ गया तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एचसीजी का प्रमुख जैविक कार्य क्या है? ये जैविक वैविक आप लोग इसको इग्नोर कीजिए और सिर्फ ये आप लोग बताइए कि इस चारों ऑप्शन में से एचसीजी का कार्य क्या है, यानी एचसीजी के बारे में क्या सही है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रखरखाव करना, कि मातृ थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करना, स्तन के आकार में वृद्धि, योनि की अतिवृद्धि। तो इसमें से इसका काम क्या है? एचसीजी का काम क्या है? तो इसका आप लोग आंसर बताइए तो जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे। तो देखिए, आंसर जो है ज़्यादातर का ए आंसर आ रहा है, ज़्यादातर लोग का। तो सब लोग का आंसर बहुत ही अच्छा आ रहा है कि गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करना। तो देखिए, आखिर एचसीजी क्या है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को एचसीजी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, तो ठीक है। तो एचसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन। कोरियोनिक लिख लीजिए। अगर नहीं याद है आप लोगों को तो आप लोग कॉपी में लिख सकती हैं, गोनोडोट्रोपिन और फिर हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, एचसीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन। तो देखिए, ये जो एचसीजी हार्मोन होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिला में ही पाया जाता है। क्यों सिर्फ गर्भवती स्त्री में ही पाया जाता है? देखिए, एक बात और है कि कैसे पता चलता है कि कोई लेडी गर्भवती है, कैसे पता चलता है? आखिर उसमें कुछ ऐसा चीज़ होगा जो पाया जाता होगा, उसी को सिम्टम हम लोग मान लेते होंगे, उसी को देखकर हम लोग जानते होंगे कि ये जो है महिला गर्भवती है। तो वो हम लोग कैसे जानते हैं? एचसीजी के कारण ही जानते हैं। ठीक है, एचसीजी हार्मोन के कारण ही जानते हैं। जब ये आप लोग ऐसा प्रेगनेंसी किट देखी होंगी, इसमें जो है यूरिन डाला जाता है और 2 लाइन बन जाता है, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। तो ये जो है
किस कारण से बनता है? एचसीजी हार्मोन के कारण से ही बनता है, ठीक है। एचसीजी जो होता है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस जो प्रेग्नेंट होती है उसके बाद से उसमें क्या नाल बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी गर्भनाल बनना स्टार्ट हो जाता है। और जाने थे हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में कि गर्भनाल को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन का पावर हाउस, ठीक है। क्या बोलते हैं? हार्मोन का पावर हाउस बोलते हैं। तो नाल से ही एचसीजी हार्मोन का स्रावित होने लगता है। तो नाल से कब एचसीजी हार्मोन स्रावित होगा? जब कोई लेडी गर्भवती रहेगी तभी ना उसके में नाल बनेगा, और नाल बनेगा तो एचसीजी हार्मोन स्रावित होगा उससे, ठीक है। तो यही एचसीजी हार्मोन से हम लोग जानते हैं कि वो लेडी गर्भवती है। एचसीजी हार्मोन जो होता है उसे यूरिन में भी पाया जाता है और ब्लड में भी पाया जाता है उस गर्भवती माँ का, ठीक है। क्योंकि वो नाल में बनना स्टार्ट हो जाता है और उस नाल से क्या एचसीजी हार्मोन स्रावित होने लगता है, जो कि उसके यूरिन में और ब्लड में दोनों में उसकी मात्रा बढ़ जाती है एचसीजी का। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि वो लेडी गर्भवती है एचसीजी के कारण। तो ये जो एचसीजी होता है वो क्या काम करता है? कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करता है। तो आखिर ये कार्पस ल्यूटियम क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा, तब हम लोग ना समझेंगे कि आखिर कार्पस ल्यूटियम, नहीं तो ऐसे रटते रह जाएंगे कि एचसीजी का काम है कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव 6ठे सप्ताह तक, तो ऐसे रट रट के हम लोग भूल जाएंगे। तो देखिए आप लोग इस फिगर में आप लोग देखिए ध्यान से। चलिए ये रहा, देखिए ये रहा अंडाशय रहा ये आपका, और ये रहा फैलोपियन ट्यूब। ऐसे ये है क्या? ये ही है गर्भाशय यानी यूट्रस, ठीक है। तो देखिए इस रास्ते से स्पर्म जाएगा, इस रास्ते से ऐसे होते हुए स्पर्म जाएगा, और इधर से ये रहा ओवरी। ओवरी से क्या होता है? ओवरी से अंड रिलीज होता है यानी एग रिलीज होता है। तो वही जब एग यहाँ से रिलीज होगा ना, यानी अंड रिलीज होगा, यानी कि बाहर आएगा, यानी कि ओवुलेशन होगा, यानी अंड जनन होगा, ठीक है। तो अंड जनन के बाद होता क्या है कि अंड जनन कैसे होगा? ये जो है ओवरी यानी कि अंडाशय, इसी से निकलता है ना अंड। तो ये जो अंड जब निकलेगा यही जो है कार्पस ल्यूटियम में रहता है अंड, ठीक है। उसी से अंड निकलता है। ये कार्पस ल्यूटियम किस में रहता है? अंडाशय में रहता है, और इसी अंडाशय में क्या रहता है? अंड रहता है। और वो जो अंड जब बाहर टूटकर बाहर निकलता है ना, जब इस अंडाशय से वो बाहर निकलता है, अंड बाहर निकलता है, तो कार्पस ल्यूटियम बच जाता है सिर्फ और सिर्फ, और अंड क्या होता है? बाहर निकल जाता है। देखिए एक बार और समझिए इसको जूम कर देते हैं। अभी फ़िलहाल इस फिगर को हम लोग को ज़रूरत है तो इसी को जूम कर देते हैं। चलिए देखिए ये रहा ओवरी। ओवरी से क्या होगा? एग रिलीज होगा। तो ये जो है एग है इसके अंदर, ठीक है। ओवरी में एक जो है ऐसा डिब्बा जैसा रहता है, इसमें अंदर एग रहता है। ये एग जो है प्रत्येक महीना एक एग रिलीज होता है, तो इससे निकल जाएगा जब अंड ना, तो ये जो ऊपर वाला जो बच जाता है उसी को हम लोग कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्पस ल्यूटियम। यही कार्पस ल्यूटियम जो है क्या करेगा ना कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है। क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। कब तक करता है? जब तक कि नाल बन नहीं जाए, गर्भनाल बन नहीं जाए, ठीक है। और गर्भनाल जैसे ही बन जाता है उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो नाल हम लोग का बन गया तो उस नाल से भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने कि ये रहा ओवरी। ओवरी से अंड रिलीज हुआ ऐसे, और फिर जो है अंड रिलीज होने के बाद वो जो बच जाता है ऊपर वाला उसका,
तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे। ठीक है, यही कार्पस ल्यूटियम आगे चलकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, जब तक स्रावित करता है, कब तक स्रावित करता है, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो कार्पस ल्यूटियम जो है कब तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। तो बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है, जब तक नाल नहीं बन जाए। देखिए, मिडवाइफरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि आप सभी को पता है मिडवाइफरी से कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबके मुकाबले ये मिडवाइफरी थोड़ा सा मतलब कि उस सब से थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मिडवाइफरी से ही पूछता है। तो देखिए, हम लोग क्या जान गए कि एचसीजी की का काम क्या है, तो कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करना। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करना किसका काम है, एचसीजी का काम है। ठीक है, चलिए, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं। चलिए एक बार और बता देते हैं। देखिए, एचसीजी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एचसीजी का जैविक कार्य क्या है, यानी एचसीजी का काम क्या है, कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव। तो यहाँ पे हम लोग जाने थे कि एचसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरियोनिक गोनोडोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद हम लोग जाने थे कि एचसीजी का काम क्या हो गया, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या है, जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है और उसके साथ जो है एग रिलीज के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, जो टूट जाता है ओव्यूलेशन के बाद, टूटे हुए जो ग्राफियन कूप होता है उसको हम लोग ग्राफियन कूप बोलते हैं। जब वो टूट जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन के बाद जब अंड निकलेगा उसमें से, तो ये क्या हो जाता है, ये रैप्चर हो जाता है, ये टूट जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन कूप। यही ग्राफियन कूप को आगे चलकर जब ये टूट जाता है तो उसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। जब तक कि उसमें अंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन कूप। ठीक है, इस ग्राफियन कूप में क्या रहता है, अंड रहता है। यही अंड जब टूट जाता है तो उस ग्राफियन को हम लोग कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। आप सभी को पता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रेगनेंसी के टाइम तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आगे हम बताएंगे। तो फिर से बता दिए, 2-3 बार इस क्वेश्चन को बता दिए, तो अभी भी आप लोग को समझ में आए कि नहीं। चलिए, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, उसी के बारे में आ गया क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है हम पिछले ही क्वेश्चन में बता दिए, तो इसका आंसर तो सभी का आना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। अगर जिनका भी नहीं आएगा ना, तो आज पिटाई खाएंगे, मार खाएंगे, जिनका भी आंसर गलत आएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन का काम क्या है, यानी एचसीजी का काम क्या है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करना, यह टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए पुरुष भ्रूण की लैंडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। दूध का उत्सर्जन करना कि ए एवं बी। क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग बताइए। आंसर ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। तो तीनों को सही मान लिया जाए क्या, कोई एक ही ना होगा, ए या बी या फिर सी या फिर डी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे आप लोगों को, तो स्पर्म बनने या फिर टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना, ये सारा करना
किसका काम है, कौन मदद करता है करने में, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन HCG। और फिर ये टेस्टोस्टेरोन में भी उत्पादन में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त में HCG का मान अधिकतम किसके बीच पहुंचता है। ठीक है, गर्भावस्था के 10 से 30 दिन की, 60 से 70, 4 से 6 की 4 से 5 दिन, यानी गर्भावस्था के कितने से कितने बीच में वो सबसे ज़्यादा HCG पाया जाता है। ठीक है, तो HCG सबसे ज़्यादा कब पाया जाएगा, सभी लोग आंसर बताइए। तो चलिए सभी लोग का आंसर आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए। तो आंसर तो आ रहा है लेकिन सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यानी 60 से 70 दिन। यानी हम लोग मान सकते हैं कि मतलब लगभग 1 महीना का 30 दिन होता है, तो लगभग 2 महीना, यानी 2 महीना लगभग दूसरा महीना तक जो है HCG का मान सबसे अधिक पहुंचता है। यानी HCG का मान उस टाइम 60 से 70 दिन के बीच में जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था का उच्च रक्तचाप विकार है। उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे रक्तचाप होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस चारों विकार में से किस विकार में ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्लेम्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया, हाइपरमेसेसी ग्रेविडरम की अस्थानिक गर्भावस्था। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसमें से, सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से किसमें होगा, कि कौन सा ऐसा विकार है, कौन सा ऐसा इसमें रोग है कि जिसमें से हम लोगों को उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है इक्लेम्सिया। तो ठीक है, इक्लेम्सिया में ही ब्लड प्रेशर उच्च हो जाता है। देखिए एक होता है इक्लेम्सिया, एक होता है प्री इक्लेम्सिया। तो ये दोनों में डिफरेंट क्या है, देखिए हमारा इक्लेम्सिया कैसे होता है। देखिए प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है ना, उसमें भी बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, बीपी हाई हो जाता है और प्रोटीन, यूरिया में जो है वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यानी प्रोटीन यूरिया हो जाती है, और साथ में क्या होता है ना, सूजन आ जाती है, यानी हाथ पैर कहीं पे भी सूजन हो जाती है, यानी कि इडिमा हो जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ लक्षण किस में होता है, प्री इक्लेम्सिया। और इक्लेम्सिया में अंतर यही है कि ये सारा जो लक्षण है वो तो रहेगा ही, जैसे कि बीपी हाई हो जाना, और फिर प्रोटीन यूरिया का बढ़ जाना, और फिर इडिमा हो जाना, ये सारा कुछ रहेगा। लेकिन अगर उसमें जो है दौरा आने लगे, यानी कन्वल्सन उसको स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, दौरा आने लगे, दौरा। ठीक है, ये सारा जो है अभी हम लक्षण जो बताए, उस लक्षण के बावजूद उसको दौरा भी आने लगे, तो उसको हम लोग मानेंगे कि वो एक्लेम्सिया है। ठीक है, उसको क्या है, एक्लेम्सिया है। और ये सारा कुछ है जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, इस सब में कोई भी में भी ब्लड प्रेशर नहीं बनता है, बढ़ता है, बल्कि ये अलग चीज़ है। ठीक है, आगे ये सारा कुछ बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल ये एक्लेम्सिया बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में यही अंतर होता है कि एक्लेम्सिया में क्या आने लगता है उस पेशेंट को, यानी प्रेग्नेंट लेडी में ये होता है। तो वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो उसको क्या होने लगता है, दौरा आने लगती है। ठीक है, दौरा में वो बेहोशी में भी बेहोश भी हो जाती है। ठीक है, कोमा में भी जा सकती है, इसके लिए अलग उपचार है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए
कुछ लोग प्लेसेंटा प्रीविया पूछ रहे हैं। तो देखिए प्लेसेंटा प्रीविया में ये होता है ना कि प्लेसेंटा जो होता है अपने स्थान पे नहीं होता है, बल्कि वो जो होता है यूट्रस के पास आ जाता है, यानी यूट्रस का जो उसका मुख होता है उसको ढक लेता है, ठीक है। उसी को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ने लगे डिटेल में ना, तो फिर हम लोग को पता चलेगा जैसे कल ही 8 ही क्वेश्चन पढ़ पाए थे वैसे ही हम लोग 8 ही क्वेश्चन, इसीलिए जल्दी से जल्दी जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसी को पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में आए तो हम लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटे। हालांकि ये सारा जितना ऑप्शन इसमें दिया हुआ ना, इस ऑप्शन से रिलेटेड अभी बहुत क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव में ये सारा ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे उसको हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ना उसको हम लोग डिटेल से जानते जाएंगे ना, तो सारा कुछ हम लोगों का क्लियर होते चलेगा, ठीक है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सा हार्मोन अति वृद्धि और स्तन की नलिकाओं के प्रसार के लिए जिम्मेवार है। यानी क्वेश्चन सीधी से ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि स्तर को मतलब कि बढ़ाने में काम करता है, स्तर को प्रसार करने में मदद करता है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी और टेस्टोस्टेरोन। तो आप सभी को पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन होगा नहीं, क्योंकि ये तो मेल हार्मोन है, ठीक है। ये बचा हम लोगों का 3 ऑप्शन, तो इसी 3 ऑप्शन में से हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। देखिए एस्ट्रोजन अगर कहीं भी आए ना, तो ये एस्ट्रोजन का मेन काम क्या होता है कि ब्रेस्ट को बढ़ाना और फिर पीरियड्स में काम आता है, ठीक है, ये हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन भी काम आता है, लेकिन इसका ज़्यादा काम जो है प्रोजेस्टेरोन में, देखिए क्या लगा हुआ है, प्रोजे, यानी कि प्रेगनेंसी जैसा साउंड आ रहा है ना, तो इसको हम लोग प्रेगनेंसी से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है इसका मेन काम प्रेगनेंसी के टाइम में ही होता है, हालांकि पीरियड्स में भी यानी मासिक धर्म में भी इसका होता है काम, लेकिन इसका जो हम लोग बोलते हैं ना मेन काम, तो उसका मेन काम प्रेगनेंसी में ही आता है। और ये जो है एस्ट्रोजन, इसका जो है ज़्यादा काम पीरियड्स में और फिर ब्रेस्ट को इंक्रीज, ये सारी चीज़ें ये एस्ट्रोजन का काम होता है, ठीक है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग आंसर, देखिए बहुत लोग आंसर गलत करेंगे, क्योंकि चलिए अब इसका आंसर सभी लोग देंगे। गर्भकालीन आयु की गणना की जाती है, यानी गर्भकालीन आयु की गणना हम लोग कब से करेंगे, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहले मासिक धर्म का पहला दिन, पहली माहवारी का आखिरी दिन, आखिरी माहवारी का पहला दिन, आखिरी माहवारी का 14 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर जो है इसका ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो जो लोग भी अगर अच्छा से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे ना, तो उसको मान लेंगे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत लोग का डी तो किसी का आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन ए, बी और सी आ रहा है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हम क्या बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए माहवारी का हम लोग, माहवारी मतलब क्या, पीरियड्स को बोल रहा है, ठीक है। तो अंतिम माहवारी मतलब तो पीरियड्स, ठीक है, पीरियड्स ही होगा। आखिरी माहवारी बोल रहा है, तो आखिरी माहवारी का पहला दिन, माहवारी मतलब मासिक धर्म हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, मासिक धर्म बोल सकते हैं। तो जब भी वो जिस महीना में मासिक धर्म आया हुआ है, जिस भी लास्ट महीना में उसको मासिक धर्म आया हुआ है, तो उसका पहला दिन से हम लोग उसको गर्भकालीन आयु की गणना की जाती है, ठीक है। उसी दिन से हम लोग दिन को है हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि जो देखिए एलएमपी हम लोग पूछते हैं ना, लास्ट मंथ पीरियड, ठीक है, तो उसको लास्ट मंथ पीरियड कब आया था हम लोग पूछते हैं, ठीक है।
तो वो कौन सा डेट बताती है, जब उसको लास्ट महीना में किस दिन पीरियड आया हुआ है वही ना डेट बताती है, तो उसी दिन से हम लोग काउंट करते हैं। तो इस चीज़ को ऐसे ही रिलेट करके आप लोग याद रख लीजिएगा कि गर्भकालीन आयु की गणना कब की जाती है। आप लोग एलएमपी पूछती हैं तो एलएमपी कब का बताती है, वो जब महीना पिछला आया हुआ रहता है उसी का फर्स्ट दिन ही ना बताती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का नरम होना कहलाता है। यानी गर्भावस्था के दौरान सभी को पता है कि गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाती है। तो वो सॉफ्ट हो जाती है तो इसको हम लोग एक लक्षण, एक इसका नाम हम लोग जानते हैं, इसको एक नाम से जानते हैं। तो वो नाम कौन सा है, जर्मियर साइन, ओसिंडर साइन, गुडेल साइन की हैगर साइन। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लक्षण दिया हुआ है ना आप लोग के सामने, 4 लक्षण दिख रहा है ना, ये चारों लक्षण जो है अपना लक्षण एग्जाम में दिखाता है। यानी ये जो है चारों के चारों एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुडेल साइन, ठीक है। बहुत लोग का आंसर सही आ रहा था, गुडेल साइन ही होगा। जब भी सर्विक्स क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडेल साइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, गुडेल साइन। जैगुआर साइन में क्या होता है ना कि इसमें जो योनि होती है, ठीक है, योनि का जो योनि से स्राव होते रहता है ना, तो ये स्राव जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है, ठीक है। योनि का मतलब हिंदी इंग्लिश क्या हो गया, वेजाइना, ठीक है, वेजाइना, वेजाइना। तो वेजाइना में से जो स्राव होता है ना उसका कलर वहाँ पे उस टाइम गर्भावस्था के दौरान जब चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग जैगुआर साइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, जैगुआर साइन बोलेंगे। ओसिंडर साइन यहाँ पे दिया हुआ है। ओसिंडर साइन मतलब क्या, ओसिंडर साइन यानी कि ओसिंडर लक्षण है उसको हिंदी में। तो ओसिंडर साइन में क्या होता है ना कि वेजाइना में आप सभी को पता है, आप लोग खुद भी फील की होंगी कि वेजाइना में क्या होता है, स्पंदन होता है। यानी कि आप लोग कभी कभी फील की होंगी वहाँ पे ऐसा धक धक टाइप का, तो वो जो स्पंदन दर हो गया उसको हम लोग स्पंदन दर बोलेंगे। तो वो स्पंदन दर क्या होता है ना, स्पंदन दर में वृद्धि हो जाता है, यानी स्पंदन दर वो बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओसिंडर साइन। ये साइन आप लोग अगर किसी को भी नहीं पता हो तो वो ज़रूर से ज़रूर नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। गुडेल साइन तो आप लोगों को बता ही दिए हैं, ठीक है, कि गुडेल साइन क्या होता है। यहाँ पे आया हेगर साइन। तो हेगर साइन में क्या होता है ना कि देखिए गर्भाशय का क्या होता है कि आकार, ऊपरी भाग जो होता है वो बड़ा हो जाता है और निचली भाग छोटा रहता है, क्योंकि जब उस टाइम भ्रूण बड़ा होते जाता है ना तो वो भ्रूण क्या ऊपरी हिस्सा में रहता है, सभी को पता है कि ऊपरी हिस्सा में रहता है। तो ऊपरी हिस्सा में रहता है तो वो जब जैसे जैसे बढ़ता है ना तो ऊपरी हिस्सा पहले यहाँ पे यूट्रस का बढ़ता है, तो आधा ऊपरी हिस्सा जो होता है वो बड़ा हो जाता है और आधा निचला हिस्सा जो होता है वो ऊपरी की तुलना में क्या होता है, उसकी तुलना में थोड़ा सा छोटा रहता है। तो इसी को हम लोग हैगर साइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सभी लोग बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखिए बहुत लोग आ रहा है, फिर से बता दीजिए, ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं। अगर किन्हीं लोग को अगर लिख रही होंगी तो अगर छूट गया होगा तो उसको फिर से मैच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है गर्भाशय ग्रीवा का नरम होना। तो गर्भाशय ग्रीवा मतलब सर्विक्स, यूट्रस सर्विक्स, इसका सॉफ्ट हो जाना क्या कहलाता है, गुडेल साइन हमारा हो गया। जैगुआर साइन क्या हो गया, जैगुआर साइन में होता ये है ना कि जो भी वेजाइना होता है, वेजाइना का जो स्लेस वेजाइना से क्या कुछ पदार्थ निकलते रहता है ना तो उसको हम लोग स्लेस में बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्लेस में का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। वो कलर कैसा हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जैगमियर साइन बोलते हैं, जैगमियर साइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, जैगमियर साइन, या फिर कहीं कहीं इसी को जैगुआर साइन भी बोलता है। तो
इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब वेजाइना का जो उसमें से जो स्लेश में होता है उसका कलर चेंज हो जाता है तो इसको हम लोग जैगमियस साइन बोलते हैं। और सिंडर साइन किसे बोलेंगे, तो सिंडर साइन में क्या होता है ना कि वेजाइना का स्पंदन दर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। वेजाइना का क्या होता है, स्पंदन दर वृद्धि हो जाता है। और हैगर साइन में क्या होता है कि यूट्रस का आधा ऊपरी हिस्सा क्या हो जाता है, वो आकार में बड़ा हो जाता है निचले वाले हिस्सा की तुलना में। यानी सीधे से तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यूट्रस का ऊपरी भाग बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैगवस साइन बोलेंगे। तो चलिए आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भ नहीं है संकेत, यानी कि कौन सा ऐसा जो है इसमें से संकेत है जिससे हम लोग मानेंगे कि वो लेडी गर्भावस्था में नहीं है। यानी कि सीधी से यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि गर्भावस्था के दौरान इसमें कौन सा ऐसा लक्षण है कि जो कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो चैडविक साइन है, बुर्जिंस्की साइन है, हैगर साइंस है, गुडेल साइंस है। तो इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया ना। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि इसमें से कौन सा ऐसा चारों में से ऑप्शन है जो कि गर्भावस्था का लक्षण नहीं है, यानी गर्भावस्था में ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये चैडविक भी होगा, चैडविक होता है। ठीक है, और हैगर तो अभी पिछले बताए हैं, गुडेल साइन भी बताए हैं। तो आप लोगों को इस दोनों में से ही कन्फ्यूजन होगा। इस दोनों में से ही आप लोग कोई एक आंसर बताइए कि क्या होगा, चैडविक होगा या फिर बुर्जिंस्की होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वुडजिंस्की। वुडजिंस्की का लक्षण जो है वो गर्भावस्था में नहीं होता है। वुडजिंस्की में होता ये ना है कि ये एक प्रकार का टेस्ट है, वुडजिंस्की टेस्ट। तो इससे क्या होता है ना कि यूरिन में ग्लूकोज का मात्रा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्या मात्रा ज्ञात किया जाता है, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात किया जाता है वुडजिंस्की में। ठीक है, ये गर्भावस्था का एक लक्षण नहीं है, बाकी ये तीनों लक्षण जो है गर्भावस्था में होता है वुडजिंस्की को छोड़कर, क्योंकि वुडजिंस्की टेस्ट से क्या ज्ञात किया जाता है, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी का आप लोग आंसर जो है ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। सभी का कमेंट हम देख रहे हैं, किनका सही और किनका गलत आ रहा है। लास्ट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर काउंट करके बताइएगा किनका कितना सही हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का परीक्षण नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा जो परीक्षण है वो गर्भावस्था में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा एलिजा टेस्ट, रेडियो इम्यूनोसेस टेस्ट, एक बी नंबर है बेनेडिक्ट और डी है फ्लोरो इम्यूनोएसे। तो अभी हम जो लोग भी आप लोग थ्योरी का क्लास की होंगी तो उन लोगों को पढ़ाया गया है कि गर्भावस्था में कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें उन लोग को बताया गया था एलिजा टेस्ट, ये तो एड्स के लिए किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी गर्भावस्था वाली आती है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको एड्स का जांच जो है ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। साथ में रेडियो इम्यूनो फ्लोरेसेंस, ये सारा कुछ क्या हो गया है, क्या है, ये गर्भावस्था में ये एक टेस्ट किया जाता है, लेकिन बेनेडिक्ट जो होता है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि गर्भावस्था में कौन सा जांच किया जाता है, तो एलिजा, रेडियो इम्यूनो फ्लोरेसेंस और भी बहुत सारा होता है, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, DAT आप लोगों को बताए थे, डाट बताए थे। ठीक है, डायरेक्ट एगुलेशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है DAT का, डायरेक्ट एगुलेनेशन टेस्ट। और फिर AIT भी बताए थे। ठीक है, AIT एगुलेशन इनहिबिशन टेस्ट, एगुलेनेशन इनहिबिशन टेस्ट, ये सारा कुछ आप लोगों को बता दिए थे कि ये सारा जो है टेस्ट किस में किया जाता है, गर्भावस्था में ये सारा कुछ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के दूसरे तिमाही का लक्षण नहीं है? तो क्विकनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, फंडल की ऊंचाई और सुनिश्चित उपास्थि, मोंटगोमरी डबरकल, और फिर है भ्रूण के दिल की आवाज़ का पता लगाना। तो ये कुछ पूछ रहा है कि दूसरा तिमाही यानी ये कब से स्टार्ट होता है? देखिए, पहला तिमाही 0 से 12 सप्ताह पर 0 से 12 सप्ताह तक रहता है और ये रहता है 13 से 28 सप्ताह तक दूसरा तिमाही, और तीसरा रहता है 29 से 40 सप्ताह तक। तीसरा तिमाही कब तक रहता है? 29 से 40 सप्ताह तक, ठीक है। यानी कि हम लोग को क्वेश्चन सीधे से क्या बोला है कि 13 से 28 सप्ताह तक ये कौन सा जो इसमें से लक्षण है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। आप सभी को पता है कि क्विकनिंग जो है वो दूसरे तिमाही में ही पता चलता है, दूसरे तिमाही से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, फंडल की ऊंचाई और सुनिश्चित उपास्थि। फंडल की ऊंचाई जो है वो दूसरे तिमाही तक तो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम तक भी अभी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरे तिमाही तीसरे तिमाही तक फंडल ऊंचाई मतलब आप लोग यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ये जान सकती हैं कि पेट की ऊंचाई जो होती है ना, वो तो दूसरे तिमाही में अभी तो बढ़ेगा ही ना, तो वो सुनिश्चित कैसे है? सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और जो है भ्रूण के दिल की आवाज़ तो सुनाई ही देता है और ये सारा कुछ उपस्थित रहता है। देखिए, क्विकनिंग क्या होता है ना, क्विकनिंग इम्पोर्टेंट है इसलिए यहाँ पे बता दे रहा है कि क्विकनिंग में क्या होता है कि भ्रूण की जो गतिविधि होती है ना वो तेज़ हो जाती है, उसको हम लोग क्विकनिंग बोलेंगे। यानी कि भ्रूण की जो मूवमेंट होती है वो तेज़ हो जाती है, भ्रूण की मूवमेंट जो होता है पता चलने लगता है, इसी को हम लोग क्विकनिंग बोलते हैं। किसको बोलेंगे क्विकनिंग? भ्रूण की गतिविधि तेज़ हो जाती है तो उसको हम लोग क्विकनिंग बोलेंगे, ठीक है। किक मारता है, ठीक है, इससे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, किक मारता है, ठीक है, क्विकनिंग किक, ठीक है, ऐसा साउंड आ रहा है ना। तो ये दूसरे तिमाही से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आए कि नहीं कमेंट कीजिए ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना उतना ज़्यादा हम लोग का प्रैक्टिस बढ़ेगा और सारा जो उतना क्वेश्चन है उस पर हम लोगों का पकड़ बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बढ़ते भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले धरुन पर स्थित होता है वो क्या कहलाता है? यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि बढ़ते भ्रूण का वह भाग, यानी भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले धरुन पर स्थित होता है, यानी कि भ्रूण का जो भाग होता है वो यूट्रस के जब निचले हिस्से में आ जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाई बोलेंगे। लाई को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अवस्थिति बोलते हैं, ठीक है, अवस्थिति। और यहाँ पे दिया हुआ है भ्रूण की प्रस्तुति, भ्रूण का एंटीट्यूड, भ्रूण की स्थिति, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब यूट्रस में जो भ्रूण होता है, भ्रूण का हिस्सा क्या हो जाएगा? यूट्रस के निचले भाग में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रस्तुति को हम लोग इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर जो है बहुत लोग का ए आ रहा था, तो ए राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। बी राइट आंसर होगा। क्योंकि हम लोग प्रस्तुति किसको बोलेंगे? प्रेजेंटेशन किसके बोलेंगे? देखिए ये है हमारा, मान लीजिए ये हो जाएगा यूट्रस हो गया। इस यूट्रस के निचले भाग में भ्रूण का जो भी हिस्सा रहेगा, जब आ जाता है ना भ्रूण का निचला यूट्रस के निचले भाग में भ्रूण आ जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन, यानी भ्रूण की प्रेजेंटेशन। अब भ्रूण का कोई भी अंग हो सकता है, वो फिर वर्टेक्स हो यानी कि सिर हो, या फिर आईब्रो हो, फेस हो, या फिर अगर बच्चा उल्टा हो तो उसका पैर हो सकता है, शोल्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चाहे कोई भी अंग हो, वो उस भाग से है,
यानी प्रस्तुति मतलब भ्रूण के उस भाग से है, भ्रूण के यानी फीटस के उस भाग से है जो यूट्रस के निचले भाग में स्थित है। यानी अगर आप लोगों से मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या प्रेजेंटेशन है, फीटस का क्या प्रेजेंटेशन है, तो अगर बच्चा सीधा है तो अगर सीधा है तो भ्रूण का कौन कौन सा प्रेजेंटेशन आप लोग को पता चलेगा, फेस पता चलेगा या फिर आईब्रो, वर्टेक्स यानी सिर, यही सब ना पता चलेगा। तो वो सब जितना इसका हिस्सा हो गया ना वो भ्रूण का प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, भ्रूण की प्रस्तुति हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी आप लोग यही बात जान लीजिए कि जब भ्रूण जो है यूट्रस के निचले वाले हिस्से में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूण की प्रस्तुति बोलेंगे। बस ये इतना सिंपल से आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। जब भ्रूण जो है यूट्रस के निचले भाग में आ जाता है तो उसको भ्रूण की प्रस्तुति बोलते हैं, ठीक है। ये लाई, एंटीट्यूड, स्थिति, ये सारा जो है अगला क्वेश्चन में आने वाला है तो उसको वहाँ पे हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से अगला क्वेश्चन आ गया, भ्रूण के विभिन्न भागों का आपस में संबंध कहलाता है, ठीक है। भ्रूण के विभिन्न भागों का आपस में संबंध क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाई, भ्रूण की प्रस्तुति, भ्रूण का एंटीट्यूड, भ्रूण की स्थिति। तो क्या इसका राइट आंसर? सभी लोग आंसर जरूर से ज़रूर कमेंट में देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूण का जब सभी अंग जो है आपस में क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिकुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भ्रूण का एंटीट्यूड, ठीक है। भ्रूण का एंटीट्यूड का मतलब क्या हो गया, देखिए जब भी भ्रूण क्या हो जाता है यूट्रस का निचले हिस्सा में आ जाएगा यानी कि उसका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। जब निचले हिस्सा में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। तो उस टाइम क्या होता है ना कि वो जो बच्चा होता है, आप लोग देखी होंगी कि क्या होता है, बच्चा जो है अपने हाथ पैर सब कुछ मोड़े हुए रहता है, यानी कि वो सिकड़े हुए स्थिति में रहता है, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है कि आपस में जो है विभिन्न अंगों का आपस में संबंध, ठीक है। यानी विभिन्न अंग जो है एक पास आ जाते हैं, एक पास स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड का हिंदी क्या होता है, अवस्था भी होता है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब उसका मान लीजिए प्रेजेंटेशन हो गया यूट्रस के निचले हिस्सा में, तो एटीट्यूड का हम लोग अभी हिंदी क्या जाने हैं, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका हिंदी अवस्था, ठीक है, ठीक है, अवस्था। तो वो जो है भ्रूण किस अवस्था में है, उसके आपस में अंग जो है कैसे हुए हैं, सिकड़े हुए हैं कि सिकड़े हुए नहीं है, वो किस स्थिति में है, ठीक है, किस स्थिति में है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे भ्रूण का एटीट्यूड, ठीक है। वो निचले हिस्से में आ गया, उसके बाद से निचले हिस्से में आ गया तो उसको हम लोग प्रेजेंटेशन बोलेंगे यानी कि प्रस्तुति बोलेंगे, ठीक है। तो प्रस्तुति के बाद वो तो नीचे आ गया तो उसको हम लोग प्रस्तुति बोल दिए। लेकिन नीचे आने के बाद वो जो होता है, आप लोग किसी बेबी को देखी होंगी कि वो आपस में एकदम से सिकड़ा हुआ रहता है, वो आपस में सिकड़ा हुआ नहीं भी हो सकता है। तो वो किस अवस्था में है, सिकड़ा हुआ है कि सिकड़ा हुआ नहीं है, तो उसी का जो विभिन्न अंग होता है वो सिकड़ा हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो इसी संबंध को हम लोग भ्रूण का एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आए कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए, ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, देखिए एक बार और बता देते हैं कि एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ। देखिए भ्रूण का क्या हो गया, यूट्रस के निचले हिस्से में प्रेजेंटेशन हो गया यानी कि उसकी प्रस्तुति हो गया, ठीक है। प्रस्तुति होने के बाद वो किस अवस्था में है, ठीक है, उसके अंग आपस में सिकड़े हुए हैं कि नहीं, ठीक है। वो सिकड़ा हुआ हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। इसी संबंध को हम लोग एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। इसी संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, एटीट्यूड, यानी कि भ्रूण का अंग जो है आपस में सिकड़ा हुआ है कि नहीं है, इसी संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 नंबर। देखिए
फिर उसका आ गया, इसलिए हम जो है ऑप्शन में वहाँ पे जो दिया हुआ था ना, इसलिए उसके बारे में नहीं बता रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी बताते फिर यहाँ पे भी बताते। अगर वहाँ बता देते फिर यहाँ पे आप लोग आंसर नहीं कर, यहाँ आंसर देने में आप लोग को मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसका आंसर तो आप लोग को पता रहता है। तो ये जो है आप लोगों को जब पता नहीं रहेगा ना, तो उसका आंसर देने में भी आपको अच्छा लगेगा, और ये भी पता चल पाएगा कि आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, इसीलिए जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसी के बारे में बता रहे हैं। ऐसे आप लोगों का नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ जाएगा, और फिर आप लोग का एक प्रकार का टेस्ट भी हो जाएगा। इसमें बहुत सारा फ़ायदा है आप लोग का। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव भ्रूण का सबसे सामान्य लाई है। देखिए यहाँ पे लाई आ गया, तो अब हम लोग लाई के बारे में जानेंगे। लाई मतलब इसका पिछले बार में अभी हम बताए थे कि अवस्थिति। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो गया, अवस्थिति। तो वो लाई मतलब क्या हो गया, अवस्थिति, यानी कि किस अवस्थिति में है, किस स्थिति में है। ठीक है, वो तिरछा है कि सीधा है कि किस स्थिति में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, इस फिगर में आप लोग देखिए, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ये सारा जो है आप लोगों का लाई का टाइप है। देखिए ये बच्चा जो है, हम लोग क्या बोलेंगे, जब आप लोग रिपोर्ट देखती होंगी, अगर आप लोग लेबर वार्ड में काम की होंगी तो रिपोर्ट आप लोग देखती होंगी, उसमें का तो लिखता होगा ब्रीज प्रेजेंटेशन, यानी ब्रीज प्रेजेंटेशन यानी कि बच्चा उल्टा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो लाई का यही सब टाइप है ना, कि ब्रिज है कि वर्टेक्स है, तो ये सारा लॉन्गिट्यूडनल लाई है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब वो सीधा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल कैसा होता है, सीधा होता है। वो बच्चा तो सीधा है, मतलब ऐसे ही, ऐसे ये वाला सीधा, ये नहीं, वो वाला सिर वाला उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो वो बच्चा जो है आड़ा, आप लोग बोलती हैं आड़ा, ठीक है, उस स्थिति में रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग टाइप देख लीजिए। ट्रांसवर्स कैसे है, ट्रांसवर्स ऐसे पूरा ऐसे इस टाइप का ट्रांसवर्स रहेगा। ऑब्लिक, ऑब्लिक कैसे आप लोग देती हैं, ऐसे देती हैं, तो ये बच्चा भ्रूण भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ब्रिज में ये देखिए बच्चा उल्टा रहता है। वर्टेक्स में क्या रहता है, ऐसा रहता है, उसका सीट दिखता है। और ये एक वर्टेक्स दो टाइप का होता है, वो पूरा सीधा और एक थोड़ा सा तिरछा रहता है। ठीक है, या लेकिन वर्टेक्स ही रहता है। तो वो सारा जो है वो लाई का आप लोग टाइप देख लें, तो आप लोगों को लाई समझ में आ गया। लाई मतलब क्या हो गया, लाई का देखिए यहाँ पे सबसे आप लोग इसका मतलब अवस्थिति, यानी भ्रूण किस अवस्थिति में है, यानी कि तिरछा है, सीधा है, कि मतलब कैसा है, क्षैतिज है, अनुदैर्ध्य है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसका हिंदी होता है अनुदैर्ध्य। तो वही मतलब लाई मतलब यही हो गया कि बच्चा यानी भ्रूण कैसा है, तिरछा है, आड़ा है, कैसा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि सबसे सामान्य लाई इसमें से कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल, आड़ा, तिरछा और स्थिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत लोग का सही आंसर आ रहा था लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में जैसे कि ये वाला आप लोग को जो ऐसे सीधा टाइप का दिख रहा था, ये था लॉन्गिट्यूडनल। इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात करें ना, तो मतलब कि 99.5% लॉन्गिट्यूडनल ही केस आते हैं। 0.5% में ही ये आड़ा, तिरछा, ये सारा कुछ आता है। ठीक है, तो सबसे सामान्य क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल लाई जो है सबसे सामान्य पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति क्या है, प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो हम लोग क्या जाने थे, प्रेजेंटेशन किसे बोले थे हम लोग, कि जब जो है भ्रूण जो है यूट्रस के निचले हिस्से में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन में सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन क्या है, देखिए अभी जो पिछला क्वेश्चन बताए थे ना, उस पिछला क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से आप लोग रिलेट कीजिए। ठीक है, कि वो जो हम लोग लाई पढ़े थे, उस लाई में कौन सा केस ज़्यादा मिला था हम लोगों को, हम लोगों के क्या, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि सीधा।
तो जब वो बच्चा सीधा रहेगा तो उसमें जो है यही पूछ रहा है, वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वो है, यानी कि अगर वो लाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है यानी सीधा है। अगर वो सीधा है तो उसका कौन सा अंग हम लोग को प्रेजेंटेशन में मिलेगा, सेफेलिंक की पहाली की कंधा की आड़ा, क्या मिलेगा। एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से जब आप लोग रिलेट कीजिएगा ना, तो उसका क्वेश्चन जो है आप लोग को खुद मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेफेलिंक। सेफेलिंक में क्या होता है ना कि इसमें प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति में क्या, उसका भ्रूण का सिर हम लोगों को रहता है, ठीक है, सिर हम लोगों को पता चलता है, तो इसी को हम लोग सेफेलिंक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन सबसे जो है आम है, यानी सबसे सामान्य है प्रस्तुति, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन यही होता है सेफेलिंक का, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है था, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए और साथ में ये भी काउंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन राइट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है, सिर्फ राइट बता दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन फिर से देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि मानव भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति क्या है। तो प्रस्तुति हम लोग जाने थे अभी कि क्या बोलते हैं, प्रस्तुति मतलब क्या होता है कि जब यूट्रस के निचले हिस्से में भ्रूण आ जाता है तो उसको हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वही प्रेजेंटेशन में पूछ रहा है कि कौन सा अंग जो होता है कि वो प्रेजेंटेशन के समय दिखाई देगा, सबसे आम अंग कौन सा है। तो ठीक है, तो सेफेलिंक होगा, ठीक है। सेफेलिंक में क्या होता है ना, सेफेलिक प्रेजेंटेशन में उसका सिर हम लोगों का दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए ये सबसे सामान्य प्रस्तुति हो जाएगा। चलिए अब समझ में आ गया। आप सभी लोग काउंट करके बताइए कितना आप लोग का सही हुआ। ठीक है, सभी लोग काउंट करके बताइए। आंसर आ रहा है 15, 13, 10, 14, 13, 12, 11। बहुत लोग का बहुत अच्छा सही है। जिनका भी पूरा अभी हम लोग टोटल 17 क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो उसमें जिनका 15 जो भी लिख रही हैं 13, इन लोगों का 14। तो ये जो है बहुत अच्छा रैंक है, बहुत अच्छी है, अच्छा है, गुड जॉब। ऐसे ही आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए और जो भी क्वेश्चन पढ़ाई हो रहा है ना उसको रिवीजन करते जाइए, ठीक है। बहुत लोगों का 6, 7, 5 आ रहा है ना, तो जो भी लोगों का 6, 7, 5 ये आ रहा है ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे के पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भी ठीक नहीं है, कभी भी हो सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान से खुद से भी जो है सेल्फ स्टडी भी कीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।